Assalamualaikum. Good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. Happy Monday everyone. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? सब खैरियत से। आप बताइए कैसे? There's a long way to go till Friday comes. बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज शो में कहते हैं सफर का आगाज करते हैं मंडे से। चलें। हाँ जी। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको सियासत की दुनिया का हाल, क्रिकेट और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात तो हमारे रोज़ का मामूल है और आखिर में इंतहाई हसास मौजू पर भी हम बात करेंगे। तो देखते रहिए राइज एंड शाइन जी। और आज की अच्छी बात बताइए। आज की अच्छी बात बड़ी अच्छी है जी। आज की अच्छी बात ये है, द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स में से भी कुछ अच्छा सीखना चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं। और आप अपने अच्छे दिनों में से भी प्रॉब्लम्स चुकते रहेंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बिल्कुल, तो वो अच्छे दिनों में भी आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात हो गई जी। अब टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि आला अदलिया में जजेस का तकर्रुर, बड़ी बैठक आज लगेगी। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस, हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नाम भी तलब कर लिए गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी करने का भी फैसला किया गया है। जुडिशल कमीशन ने 13 फरवरी तक नाम तलब कर लिए हैं। इस सिलसिले में दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है और वकला बरादरी इसमें मुनक़सिम दिखाई देती है। तकसीम एक डिवाइड सी है। कुछ वकला बरादरी में से लोग एहतजाज भी कर रहे हैं इस सिलसिले में और वो जो बार काउंसिल्स की तरफ से एलामिया आया है तो उनका ये कहना है कि जुडिशल कमीशन के सिलसिले में कोई, क्योंकि ये मामला शुरू यहाँ से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी एक ख़त लिखा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि पहले ये मामला हल हो जाए 26वीं आईनी तरमीम का। और तो आप इससे पहले जुडिशल कमीशन का इजलास और वो जो तकर्रुरी थी 4 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको रोक दिया जाए। तो खैर एक तरफ एहतजाज किया जा रहा है वकला बरादरी की तरफ से। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का आज शरह दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान सामने आया है। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन इजलास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। केपी के बार काउंसिल हो, सिंध में हो या पंजाब में लाहौर और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार, तो ये इन सब ने इसका हिमायत का इसका ऐलान किया है कि कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। तो अदलिया में ओवरऑल सरवत 26वीं आईनी तरमीम के बाद से और उससे पहले से भी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज्यादा कोई फ्रिक्शन आया है। और पहले वो करते थे अपने हक के लिए आवाज और ये वो, बट इसमें जरा कंफ्यूजन ज्यादा लाइक हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ खुल के बात नहीं हो रही येट। बिल्कुल बात हो रही है कि हमें सोल्यूशन की तरफ चलना। बिल्कुल, इख्तियारात किसके क्या हैं और फिर कौन से मामलात आईनी हैं और कौन से गैर आईनी मामलात नहीं हैं, रेगुलर बेंचेस में जाएंगे। तो ये एक बड़ा इस वक्त जो है ना कंफ्यूजन की सूरत हाल नजर आ रही है। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान, उनमें दरारें जो हम जिसकी बात कर रहे थे, जिक्र हमने डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ आए थे कुछ दिन पहले, हमने किया था कि भाई आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है, उसकी खबरें आ रही हैं। फिर वो सामने भी आ गए सारे मामलात और फिर रेस्क्यू मिशन डॉक्टर फारूक सत्तार ने शुरू किया। MQM पाकिस्तान की बादराबाद मरकज़ में बैठक हुई है। डॉक्टर फारूक सत्तार इसमें मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल इजलास में शरीक नहीं हुए हैं और MQM में इख्तलाफात ख़त्म कराने की कोशिशों में पेशरफ्त ये हुई है कि हालिया फैसलों को दोबारा ज़ेर गौर लाने का फैसला किया गया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM में कोई इख्तलाफ नहीं है, MQM जितनी मुतहर्रिक होगी उतना ही MQM के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुजाहिरों की मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफ मुजाहिरे शरपसंदी थे। तो मरकज़ पर, बादराबाद मरकज़ पर यह हुआ कि एहतजाज की सूरत हाल बनी और दोनों तरफ से, यानी मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने PSP बनाई थी, तो PSP के जो वर्कर्स थे अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में ही हैं और एक साथ ही है ज़ाहिर है, लेकिन उसके बावजूद धड़ेबंदी है। तो बादराबाद मरकज़ पर एक तरफ की धड़ेबंदी की तरफ से एहतजाज हुआ और खालिद मकबूल सिद्दीकी एंड कंपनी और गवर्नर सिंध के बारे में बहुत सी बातें हुई, फिर दूसरी तरफ से भी एहतजाज हुआ। तो ये एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत और वो नजर आता है कि विद इन द पार्टी एक विजन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपस में यकसुई नहीं है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट जरा क्रिकेट की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में जोर का जोर ट्रायंगुलर सीरीज का दूसरा मैच आज सुबह 9:30 बजे गद्दाफी स्टेडियम में
होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने ये भी कहा कि ट्रायंगुलर सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी का मौका मिलेगा, जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो जी न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जरा कंफर्म कीजिएगा। फील्डिंग हाँ, का फैसला न्यूजीलैंड किया ने है। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। सो वी विश बोथ द टीम्स वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड और चेज में न्यूजीलैंड की टीम बड़ी तैयारी से आई है। जो पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ जो खेला न्यूजीलैंड ने, तो बहुत ही भरपूर तैयारी के साथ, और विलियमसन की जो कैप्टनशिप है, जो कप्तानी है उनकी, ओह अमेजिंग वो जरा थंडर बोल्ट्स के साथ आ रहे हैं। क्या बात है, क्या तो बात है। इसी पे हमें मजीद शो का आगाज यही से करते हैं, बात करते हैं उस मैच की बात आपका करते तो हैं। फेवरेट टाइम शुरू हो गया। अब हर आगाज जो है वो क्रिकेट से होगा नाज़रीन। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे शो का हिस्सा रहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। याया कैसा दिया फिर? वालेकुम अस्सलाम सरवत, और वेलकम ज़ुहैब साहब। अगर आप इजाजत दें, जान की अमान पाऊं तो एक तस्वीर करना चाहूंगा। जी जी जी, कहिए। सर, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन नहीं है, मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के कैप्टन। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन आ गए हैं वो लगते वही है कैप्टन, क्योंकि काफी उन्होंने कैप्टनसी की है ना। वी स्टैंड करेक्टेड याया जी। अच्छा बताइए क्या नहीं, कैसा दिया ये बताएं, इसका जवाब दें। मेरी टीम न्यूजीलैंड ने, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मारने का शौक था। और कैसी गुजर रही है ये पूछते हैं सब, कैसी गुजार रहा हूँ कोई पूछता नहीं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा ही हाल है। हाँ। और जो आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो देखिए बात बहुत सीधी सी है। और वो सीधी सी बात यह है कि अगर आप ऑफिस में अपने घर की चीजों को अपने सर पर सवार करेंगे तो ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप घर में अपने घर वालों के साथ होते हुए भी ऑफिस की चीजों को अपने सर पर सवार करेंगे तो आप अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी है। देखिए अभी ये बात हो रही है पहला मैच हारने के बाद कि टीम में इसको नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, ये तब्दीली कर दें, वो तब्दीली कर दें, इसकी टीम में जगह नहीं बनती। मैं अब भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि ये बेस्ट अवेलेबल टीम है जो कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब की है। खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। जिस तरह सरवत आपके साथ को होस्ट हैं शो के अंदर, आप इस शो को लीड कर रहे हैं, आपके प्रोड्यूसर हैं। सरवत लीड कर रही है। सही है, सरवत लीड कर रही है भाई, हम पीछे पीछे। तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। आपने जो पहला मैच देखा तो मुझे कहीं ऐसा एहसास हुआ कि जी हमारे खिलाड़ियों का दिल ही नहीं चाह रहा था मैच खेलने का, और वो एक दिन पहले जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। और न्यूजीलैंड की टीम आप बात कर रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ ही नहीं, पूरी तैयारी के साथ मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, सही। दे आर प्रोफेशनल और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मुख्तसरन आपके साथ लास्ट चीज शेयर करना चाहूंगा। ग्लैन फिलिप्स खेले ना, ग्लैन फिलिप्स ने सेंचुरी की, ग्लैन फिलिप्स ने बाबर आजम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच लिया, ग्लैन फिलिप्स को कप्तान ने बॉल दी तो उन्होंने आपके टॉप बैटर फखर जमान को आउट कर दिया। ये मैं अजराए मजाक बात नहीं कर रही, मैं संजीदा बात कर रहा हूं। सही, बिल्कुल आप बिल्कुल। हमारा क्रिकेट का जो है वो एक लास्ट मैचों का एक स्टैट्स उठाकर देख लें। अगर ग्लैन फिलिप्स हमारी टीम में होते, सेंचुरी बनाते, ऐसी मारधाड़ करते, 15 ओवर तो फील्डिंग में ही नहीं आते भाई। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो जो कॉलर्स खड़े हो जाते हैं ना उनके। अच्छा बताइए याया, देखिए बॉलिंग की बात करें ना कि हमने इतना स्कोर कैसे बन गया न्यूजीलैंड का, यार ये भी। हाँ, शाहीनों की बॉलिंग पे जरा तबसरा करें। देखिए सरवत, बात दरअसल ये है कि पिछले 5 सालों से हमको यही समझ नहीं आ रहा हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है। और हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना चाहिए। हम कहते हैं जी दुनिया में हमारी जो फास्ट बॉलिंग की तिकोन है, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी एंड हारिस रऊफ, दे आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है दुनिया का। लेकिन पिछले आप आईसीसी के टूर्नामेंट में उठाकर देख लें कि इनके होते हुए हमने क्या परफॉर्मेंस रही है। और उसके बाद अगर आप अपनी बल्लेबाजी की बात करते हैं तो इंतहाई अफसोस के साथ ये हमारा अलमिया है सोसाइटी का। वो फखर जमान आज जिसके नारे लग रहे हैं, वो फखर जमान आज जिसको हम प्रेस कर रहे हैं, वो फखर जमान जिसको आज हम मैच फिनिशर कह रहे हैं, अगर तो अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते, साइम अयूब का टकना जो है वो फ्रैक्चर्ड नहीं होता, तो भाई ये फखर जमान तो टीम में भी नहीं होते। और आज वो फखर जमान आया है और उसने आके सबको दीवार से लगा दिया है। और वो जो टीम में लाजिम और मजलूम थे
वो जनाब क्या कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं। बेस्ट इन द वर्स्ट लॉट है ना ये सारे सही बात ये है। सूरत हाल है। अच्छा हाँ फखर जमान का फॉर्म में आना कितना फायदेमंद हुआ हो सकता है? असल में फखर जमान फॉर्म में क्या, फखर जमान का यही है कि बस वो चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो कोई ऐसे उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। यानी वो जो एक कहते हैं ना कि हम जिसपे बैंक कर सकते हैं वो बैट्समैन नहीं है, वो नहीं है, हाँ। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है बस, ठीक है। और आप देखें उन्होंने आउट कैसे हुए हैं, वो ये भी देखे ना कि 80s में जाके उसके बाद वो उन्हें बॉल ही समझ नहीं आई, ना कोई ज्यादा टर्न हुआ, पैड पे उनके लग गई बॉल। तो ये है फखर जमान की सूरत है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सर मेरी क्या मजाल के मैं आपको गलत साबित करूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी ये ज्यादा कर रहे हैं आज आप। फखर जमान की मैं साइड पे हूँ, मुकम्मल तौर पर उनकी साइड पर हूँ। फखर जमान वो बैट्समैन है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का जो अगर उसका दिन हो तो वो मैच फिनिश बस यही बात है ना याया, दिन की बात नहीं है ना, क्रिकेट कंसिस्टेंसी का नाम है याया, क्रिकेट कंसिस्टेंसी का नाम है। माजरत के साथ जोहेब साहब आपसे आर्गुमेंट करना चाहूंगा कि आप थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं आज। आप फखर जमान को कह रहे हैं मीदा चल गया तो ठीक है, चांद तक ले जाएगा वरना शाम हो जाएगी। ऐसा बैट्समैन नहीं है फखर जमान। फखर जमान रिलायबल बैट्समैन है जोहेब साहब। फखर जमान वो बैट्समैन है जो बॉल को मिडल करना जानता है। फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का वो वाहिद बैट्समैन है जिसने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 200 की इनिंग खेली है। चले अभी देखते हैं ना जब बॉल स्विंग होगी ना थोड़ी सी देखेंगे। सॉरी टू से जोहेब, फखर जमान वो बैट्समैन है जब चेन्नई में लास्ट ईयर, सॉरी चेन्नई कह रहा हूँ, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में 2023 वर्ल्ड कप में स्कोर बोर्ड पर न्यूजीलैंड ने 400 रन लगाए, तो वो मैच किसने जिताया आपको? अरे सर विकेट भी तो काउंट करती है ना। वो विकेट बिल्कुल फ्लैट विकेट्स बनेंगी तो ठीक है, आपको भी पता है वो टेक्निकली साउंड नहीं है बैट्समैन, और जरा सी बॉल स्विंग होगी तो आप फखर जमान को देख लेंगे। मैं भी, हम इधर ही हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आपके साथ ही तजिया कर रहे होंगे। बाबर और रिजवान की जरा बात करते चले। रिजवान भाई तो लग रहा है कि अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड में एक्सपोज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनका करियर बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। देखिए अगर इंसान मुकम्मल हो जाए तो फिर वो फरिश्ता बन जाएगा। तो फखर जमान की बैटिंग में फ्लॉज हैं, फखर जमान की बैटिंग में गलतियां हैं। एक आदमी जो 237 दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया है, वो किस तरह निकल कर छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था, वो एक वाज़े फर्क के तौर पर सामने आया। और आप कह रहे हैं कि जी फखर जमान चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो आपके सामने है। चले ठीक है, फखर जमान की तो मैं कहता हूँ कोई वैल्यू नहीं है। बाकी जो आपके टीम में खेल रहे हैं बड़े बड़े नाम, उन्होंने क्या कर लिया मुझे या रिजवान के वही ऊपर कुछ थोड़ी, कर लेते हैं। रिजवान के ऊपर थोड़ी अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस। नहीं, मैं रिजवान पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा सरवत, वो हमारे कप्तान हैं। नहीं तो उनकी परफॉर्मेंस ये क्या बात तो हुई? हम बात करेंगे। ये क्या बात हुई भाई? यहाँ। रिजवान कप्तान बस ठीक है, यानी वहीं पे बात खत्म हो जाती है। रिजवान देखिए कप्तान। मैं आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज कर चुका हूँ कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है। और Absolutely. माजरत के साथ हमारी टीम में ना एक्सक्यूजेस वाले प्लेयर बहुत आ गए हैं कि ये हो Seriousness गया नहीं था, लग रही। बॉल ब्रेक हो गया था। आप न्यूजीलैंड की टीम को देखिए, न्यूजीलैंड की टीम ग्लैन फिलिप्स किसकी जगह खेल रहे थे? चैपमैन की जगह खेल रहे थे, जो किसी भी टीम में शॉर्ट शॉट उनका स्लॉट बनता है। अभी रिची रविंद्र आज का मैच नहीं खेल रहे, उनके चेहरे पर बॉल लग गया था, उनकी जगह डेविड कॉनवे खेल रहे हैं। ये उनका बेंच स्ट्रेंथ। और हमारा आप देखें 2023 वर्ल्ड कप में नसीम शाह का कंधा उतर गया तो हमारी बॉलिंग ही नीचे उतर गई। वही। अच्छा, टीम में नहीं है तो हमारे याया ये भी आपने देखा ना कि उन्होंने स्पिनर्स ने भी यानी अच्छा परफॉर्म किया। न्यूजीलैंडर्स ने स्पिनर्स को खिला के और काफी अच्छी, बल्कि मतलब पार्ट टाइमर भी थे उनके, उन्होंने भी विकेट्स ले ली। तो पाकिस्तान इस तरफ नहीं सोच रहा अब। देखिए दो एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारे पास पान की दुकान पर, फुटपाथ के ऊपर हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है और हर कोई जो है वो क्रिकेट पर ऐसे बातें करता है कि बस उसको आप बस वही है, बिल्कुल क्रिकेट कमेटी का सरबराह बना दें मेरी तरह। मेरी तरह। मैं आपको बताऊं कि वो जब जहाज गिरा ना मॉडल कॉलोनी में 2021-22 में, क्या माजरत के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो बंदा भी जहाज गिरने की वजह बता रहा था जो सखर तक नहीं किया वो बस में बैठ के। तो ये तो हमारे मुल्क में जहाज गिरने की बात है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड के स्पिनर, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम होम टीम है और हमारी टीम जो है वो विजिटर है। वो 4 स्पिनर के साथ खेले, लेकिन भाई आप देखिए ग्लैन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, रिची रविंद्र और माइकल ब्रिस्वेल। भैया ये वो बॉलर हैं जो बॉलर नहीं है, जो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं।
आपके पास अंधेरा है, आपके पास जो बॉलिंग कर रहा है वो बैटिंग नहीं कर सकता। तो ये जो दुनिया बात कर रही है ना कि जी सुफियान मुकीम को डाल दो, आपने फला स्पिनर को नहीं लिया, वो भाई आपने तैयारी ही नहीं की। आप चावल की देग बनाने के लिए जा रहे हैं, ना आपके पास चावल है, ना आपके पास घी है, ना आपके पास लकड़ियां हैं जिससे आप जो है वो देग को गर्म करेंगे। और टमाटर तो खैर सस्ता हो गया, टमाटर भी नहीं आपके पास। नहीं, महंगाई तो आपको पता है बहुत हो गई ये है। वो है कि गम में हंसी आ रही है वही बात हमको। है। अच्छा, कुछ आवाजें ऐसी भी आ रही हैं कि इमामुल हक और ये अपना जो टेस्ट के कैप्टन है शान मसूद, इनको कहीं ना कहीं इनको जगह मिलनी चाहिए थी, ऐसी आवाजें आ रही हैं, इनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो होना था वो हो गया, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। और बात दरअसल ये कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपकी टीम में जो बैट्समैन है ना, सऊद शकील, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, ये एक जैसे खेलने वाले बैट्समैन हैं। इनकी जगह आपको किसी को रखना चाहिए था। और मैं, अगर आप नंबर्स पे जाएंगे तो इमामुल हक बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त की क्रिकेट को देखते हुए टीम में सिलेक्शन करेंगे तो शान मसूद बेस्ट है। नहीं लिया आपने उनको, क्या वजूहात हैं, मैं गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप अब इसी रिसोर्सेज के साथ चलेंगे। लोग कह रहे हैं कि जी 92 में इमरान खान की क़यादत में हम वर्ल्ड कप जीते थे, 2017 में सरफराज की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, माह रमजानुल मुबारक की बरकतें हैं। ओ भाईजान, रमजान जब 1 तारीख को शुरू होगा ना, पाकिस्तान के मैचेस ही खत्म हो चुके होंगे। तो अब आप कर लें अंदाजा, या तो आप दुआओं पे चल रहे हैं या तो आप धक्के पे चल रहे हैं। एक और चीज आया, ये जो हम रोटेटिंग, ये स्ट्राइक रोटेट करना हमने अभी तक नहीं सीखा, और उसकी वजह से विकेट्स भी हमारी कामरान गुलाम की जैसे डेस्परेट होकर फिर खेलने की कोशिश करते हैं शॉट। ये कौन सिखाएगा? अभी तक हम इसमें कितनी दफा बात कर चुके हैं कि आप न्यूजीलैंड को देखें, दीगर टीम्स को देखें, स्ट्राइक रोटेट करके वो रन रेट अपना 6 पे ले जाते हैं, 7 पे, और उसके बाद फिर हार्ड हिटिंग शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तान नहीं करता हुआ नजर आता। देखिए जोए, बात दरअसल ये है कि आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। जब इनसिक्योरिटी होगी ना, और जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं रखेंगे, तो फिर ऐसी ही सूरत हाल होगी। ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई क्लब की टीम नहीं है, ये कोई स्कूल की टीम नहीं है। यहाँ पर सिखाना नहीं है, यहाँ पर बताना नहीं है, यहाँ पर हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को ओन करना है। जिसको कप्तान ने बॉल दे दी है, उसने पूरा 100% डिलीवर करना है। जो अंदर बैटिंग करने के लिए गया है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कामरान गुलाम हूँ, उसको ये सोचना चाहिए मैं पाकिस्तान हूँ। जब तक ये सोच नहीं आएगी, आपकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। रोहित शर्मा की जरा बात करें, सरवत 119 रन बनाए उन्होंने, क्या बात है। सेंचुरी, यानी वो यंगस्टर्स तो खेल ही रहे थे इंडिया में, अभी वो कम था कि रोहित शर्मा भी आके फॉर्म में आ चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। 119 गाया और शानदार 7 छक्के 12 चौके, 12 चौके और 7 छक्के, वाओ। तो बड़ा थ्रेट है ये तो। रोहित शर्मा जो है ना, वो विराट कोहली से बड़े बैट्समैन है। और क्यों? उनके जो रिकॉर्ड है ना, उनके जो खेलने का अंदाज है, उसको आप भले से रेट ना करें, लेकिन बात दरअसल ये है कि उनके अंदर वो ग्लैमर नहीं है, उनके अंदर वो शोशा नहीं है, लेकिन खेल में वो बहुत आगे हैं। और उसकी वजह ये है कि वनडे क्रिकेट में वो वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने डबल 100 एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा किया है। तो अगर रोहित शर्मा कुछ करते हैं तो मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं है, वो प्लेयर ही बहुत बड़ा। लेकिन देखिए फॉर्म में आ गए ना, काफी ज्यादा प्रेशर में भी थे और उसके बावजूद वो खेले। फिर शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला। आज आप बहुत मिसिंग कर रहे हैं, आज जोहेब साहब आप बहुत मिसिंग कर रहे हैं आज जी। आज आप, मुझे लग रहा है कि भाभी ने जो है ना आपको नाश्ता नहीं करके भेजा करने के लिए। कहाँ फॉर्म में थे रोहित? प्रेशर में थे। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन है। अब आप कह रहे हैं रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए। भाई रोहित शर्मा की फॉर्म गई कब थी? 2023 वर्ल्ड कप में अभी रिसेंट उन्होंने टॉप स्कोरर बने। वनडे क्रिकेट में तो वो अच्छा खेल रहे हैं। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ ना, फॉर्म में नहीं थे ना, टेस्ट में देखें वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रिकेट के तो वो प्लेयर ही नहीं है भाई, वनडे क्रिकेट में तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे हो भी बहुत अब काफी अरसे बाद हुई है ना। अब आप देखें वो हमेशा थ्रू आउट वो स्ट्रगल किया उन्होंने, टेस्ट सीरीज जो अभी खेल के आए वो। नहीं, मैंने आपको कहा वो टेस्ट के प्लेयर ही नहीं है भैया। 2006 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, 2013 में उन्होंने डेब्यू किया। उनकी पहचान, उनका नाम व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में तो मजबूरी में वो टीम के कप्तान बन गए, लेकिन वनडे क्रिकेट अगर हुई नहीं तो क्या जहां भी हुई है उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन वो देखे ना, आउट वैसे ही हुए थे पिछले मैच में, मिड विकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे, बॉल जरा स्लो रहा और वो खड़ा हो गया बॉल, जो पिछले वनडे में आउट हुए हैं वो। तो बैट्समैन के पास सिर्फ एक ही बॉल होता है और बॉलर के पास 6 गेंदें होती हैं। अगर पहली गेंद पर आउट हो जाए तो 0 पे, 99 पे आउट हो जाए तो सेंचुरी से 1 रन पीछे, 9 पर आउट हो जाए तो भाई चांसेस क्या है ये पूछे आप पाकिस्तान के? ये आया तो होपफुल रहते हैं। ये भी बताइए कि कदाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन तो हो गई है जी मैच खेल के, तो वो क्या फीडबैक आया, किस तरह की रिस्पांस रहा आपको, आप बताइए।
क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, कदाफी स्टेडियम की तो ओपनिंग हो गई है और ग्रैंड ओपनिंग हुई है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आए थे जी। और अब कल जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की ओपनिंग करेंगे और बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि जो हमारे सिंध के वजीर खेल हैं वो भी होंगे और उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि भाई अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ ये नाइंसाफी का सिलसिला जारी रहा तो फिर हम अपना नया क्रिकेट बोर्ड बना लेंगे। तो देखें, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से कोई ये पूछता है नहीं पूछता कि भाई आप तो बड़ी नाइंसाफियां कर रहे हैं सिंध के खिलाड़ियों के साथ और वो कह रहे हैं नया बोर्ड बना। अच्छा, ये पिछले मैच में था, ड्यू फैक्टर था कि खैर पाकिस्तान तो कर ही नहीं सका ना, लेकिन क्या वाकई ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो रही थी या नहीं न्यूजीलैंडर्स को? ड्यू फैक्टर जो है ना, मेरा ख्याल है कि लाहौर नहीं कराची में बोल रहे हैं, लाहौर में नहीं था। ये जो पाकिस्तान का 12 तारीख को साउथ अफ्रीका के साथ मैच है ना, ये इस बात का खुलासा करेगा कि है ड्यू या नहीं है। मेरा तो घर जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची से बड़ा करीब है। यहाँ मेरे जो कह लें कि टेरेस से जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की फ्लड लाइट नजर आती है। तो कल शाम को फ्लड लाइट जली थी, पूरी रात वो फ्लड लाइट ऑन रही है और जो रिची रविंद्रा के मुंह पे बॉल लगा है ना, उसकी एक वजह फ्लड लाइट भी थी क्योंकि अभी फ्लड लाइट इंस्टॉल हुई है कदाफी स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम में पहला मैच होगा तो ये जो नई फ्लड लाइट लगी है अभी इससे अवेयर होने में, इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगी खिलाड़ियों को। तो पहला मैच होगा नेशनल स्टेडियम कराची में और ऑल इज वेल। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है इंडिया में भी जो मैच हुआ उसकी कोई फ्लड लाइट्स की प्रॉब्लम हुई है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैच रुका था उसमें भी। देखिए, फ्लड लाइट ड्यूरिंग द मैच बंद हो जाना, चले जाना, ये नॉर्मल सी बात है और इंसान की बनाई हुई मशीन है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसे वाकयात जो है होते रहे हैं। मैचों के दौरान जो है वो फ्लड लाइट का ऑफ हो जाना, इसलिए जो है उसको जनरेटर के ऊपर ऑन किया जाता है। लाइट से जो है ना वो मदद नहीं, बाहर के मुल्कों में तो वो खैर ग्रिड से लाइट ही लेते हैं। हमारे मुल्क में जो है जनरेटर चलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं। अच्छा बताइए याया, क्या इम्कानात लग रहे हैं साउथ अफ्रीका के मैच के, आने वाले मैच के? क्या तैयारी देख रहे हैं? बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है? देखिए, मैं साउथ अफ्रीका की बात करूंगा। ये जो टेम्बा बबूमा इनके कैप्टन है ना, ये बड़े दिलचस्प आदमी है क्योंकि जनूबी अफ्रीका में जो है ना वो कोटा सिस्टम चलता है। जनूबी अफ्रीका की एक टीम के अंदर जो है वो 15 रुकनी टीम में 4 जो है वो रंगदार खिलाड़ियों का होना जरूरी है और प्लेइंग 11 में 2 का होना जरूरी है। ये बबूमा जो है वो कैप्टन थे 2023 वर्ल्ड कप में भी गए, इंडिया एज ए कैप्टन थे, लेकिन इनकी टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। और अब अगर आप बात करते हैं ना जनूबी अफ्रीका की टीम की, तो मेरा ख्याल है जनूबी अफ्रीका की टीम इसकी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी डेंजरस टीम है। अच्छा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कोई टीम कुछ कर सकती है ना, तो मेरे ख्याल में वो जनूबी अफ्रीका। जबरदस्त। याया हुसैनी, याद रखिएगा ज़ोएब, ये बात याद रखिएगा, 10 फरवरी 2025 को मैंने जनूबी अफ्रीका के बारे में क्या किया। याद में रख, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बिल्कुल ठीक है जी, हम टैटू करा रहे हैं हाँ ये। याया, आपका शुक्रिया हमेशा हमें वक्त देने का और अपना और बड़ी मजे की गुफ्तगू। क्रिकेट पे भी लोगों को तबसरे मिलते हैं, तज्जिए सीखने का मौका मिलता है और जरा कुछ और हमें भी सीखने का मौका। आप तो सीखे सिखाए हैं, हम नए हैं क्रिकेट फैन। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं कराची में होने वाले कुछ बहुत ही नाखुशगवार वाक़यात और बड़े तशवीशनाक वाक़यात भी हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची के प्रीडी थाने में पुलिस के तशद्दुद से जाँबाग होने वाले नौजवान ताजिर वकास पर मोटरसाइकिल टक्कर के बाद सड़क पर एहलकारों ने तशद्दुद किया था, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई। वकास की मोटरसाइकिल से पुलिस एहलकार उसामा को टक्कर लगने के बाद पुलिस ऑफिसर ने वकास को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया और फुटेज में यह देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ताजिर वकास को पकड़ रहे हैं। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद भी वहां जमा हो गई थी। मकतूल वकास को 2 से 3 पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, ये तो वाकया हुआ ही, दूसरी तरफ एक और वाकया हुआ जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों को इस पर भी तशवीश हुई कि कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 खयाबान मोमिन में मुखवी की तलाश में बंगले पर CPLC और पुलिस के छापे के दौरान चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। बंगले से फायरिंग के नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए।
और पुलिस 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हुई। फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है। फायरिंग करके डीएसपी समेत 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वाले मुलजिम अरमगान कुरैशी ने बंगला 1 साल से ज्यादा अरसे से किराए पर लिया हुआ था और बंगले में क्या एक्टिविटीज थी, क्या हो रहा था कि पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी और इतना वक्त लग गया उसको देखने में। तो ये सारे मामला हमने बात करनी है इस पर। बिल्कुल, इस पे मजीद बात करने के लिए असद रजा हमारे साथ आज मौजूद हैं, डीआईजी साउथ। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जी वेलकम, थैंक यू वेरी मच। जी, ये बताइएगा, ये शॉपकीपर वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें क्या तफसीलात आपके सामने आई हैं, ज़रा हमें और नाजरीन को आगाह करें। जी देखें, कुछ बातें तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ये वाक़या जो है वो पिंडी थाने की हद में पेश आया और इसका जो आगाज़ है वो ऐसे ही एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो है वो स्कफल से हुआ कि जो मुद्दई है पीसी उसामा, वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहा था कि उसकी एक दूसरी मोटरसाइकिल के साथ टक्कर हो गई, जिसके ऊपर जो दूसरी मोटर बाइक में सवार आदमी था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ फिजिकल जो है अल्टरकेशन शुरू कर दी और उसके बाद जो है वो फिर उस कांस्टेबल ने अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो कॉल करके अपने रेस्क्यू के लिए बुलाया और फिर उन अफराद को थाने पे लेके गए और वहाँ पर जाकर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं समझता हूँ कि आप सबको उसका अदराक है और उसके सिलसिले में जैसे ही हमें इस चीज़ की खबर मिली तो चूँकि ये एक केस जो है वो डेथ इन कस्टडी है, तो हमारे लिए बड़ा तशवीशनाक होता है कि जो कोई भी शहरी अगरचे वो किसी भी मुकदमे में वहाँ पर ज़ेर खरासत हो, अगर उसकी मौत हो जाए तो वो हमारे लिए बड़ा तशवीशनाक होता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अपने अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब और अपने इंक्वायरी के प्रोसेस को जो है वो ये तो सही है। पहले उस वाक़यात की तरह मेंटेन करके असद साहब, उसकी एक चीज प्रॉपर बताइएगा, ये जो सड़क पर अगर कोई वायलेंट हो रहा है, कोई भी शख्स है, तो पुलिस की ट्रेनिंग क्या है? हमने देखा है कि बाहर मुल्क में हैंडकफ कर देते हैं उसको कंट्रोल में ले लेते हैं, अंडर अरेस्ट कर लेते हैं और उसको हिलने नहीं देते हैं मौका। यहाँ तो एक ये सूरत हाल है कि एहलकार उस पर तशद्दुद भी कर रहे हैं, फिर उसको जब पकड़ के ले गए तो ऑलरेडी जाहिर है उसके जहन में ये होगा कि उसको तशद्दुद का निशाना मजीद बनाया जाएगा और तो देखने वाले को भी यही लगता है। मौके पर जी जिस तरह का मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि पहले आप वीडियो दोबारा एक दफा देखें। जी जी जी। वीडियो में जो येलो कलर का जो जैसे ड्रेस पहना हुआ है, ये फर्द जो है वो वही फर्द है जिसके साथ पुलिस वाले की लड़ाई होती है। जो पुलिस एहलकार है जो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहा है, उसने स्याह रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो आप देखिए अगर वीडियो में तो उसने इस लड़ाई का आगाज नहीं किया, आगाज दूसरी पार्टी ने किया है। नहीं, वो तो दूसरी पार्टी नहीं, वो किया होगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चाहे दूसरी पार्टी करे, वो तो आम शहरी है, वो जाहिर है उसने कानून हाथ में लिया, ट्रेन नहीं है वो ट्रेन लेकिन जो एहलकार ट्रेंड है, हमने उनको सही तरीके से उसको डील करते हुए, हैंडल करते हुए नहीं देखा। ये है बात। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, वो ड्यूटी ऑफ करके सिविल कपड़ों में अपने घर जा रहा था। और जब कोई एहलकार ड्यूटी ऑफ करके जाता है तो वो भी अपने आप को ऐसे एज ए रिस्पॉन्ड जो करता है वो शहरी के तौर पर ही करता है। अच्छा, इस पे इंक्वायरी क्या हो रही है असद साहब, इस एहलकार पे भी और ये पूरी दोनों जो जी जो थाने का जो एसएचओ है जी, उसको इसको चूंकि ये सेंसिटिव मैटर था, एसएचओ को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इसी तरह से उसके साथ जो तफ्तीश का शोबा था उन एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और अभी जैसा कि ये 2 दिन कबल का वाक़या है तो इसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इसमें हम समझते, जैसे मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ कि ये एक सिंध पुलिस जो है उसमें खुद एहतसाबी का जो अमल है वो इंतहाई तेज है। तो हम किसी भी जो है वो अपने
स्टाफर को जो है बचाने के लिए इंसाफ के जो मयार अच्छा, हैं उनको कॉम्प्रोमाइज सीएम नहीं सिंह ने भी करेंगे। रिपोर्ट इस पे तलब की है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह उसकी, क्योंकि देखें हाथापाई भी हुई है, मारामारी भी वहां पर हुई है, और उसके बाद जब अरेस्ट करके ले गए हैं तो वहां पर क्या कुछ हुआ है, ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे, और पोस्टमार्टम से सारी बातें कुछ खुल के सामने आएंगी। जी हाँ, मगर मैं आपको ये अर्ज करूं, देखिए बात ये होती है कि अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। आप इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को समझें कि अगर वो लड़ाई होती है तकरीबन कोई यही 9-10 बजे के करीब लड़ाई होती है, और उस जो शख्स है उसकी तबीयत ख़राब होती है तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के करीब, तो ये वैसी चीज़ें हैं कि जो 2-3 या 4 घंटे का जो अरसा है उसकी हम इंक्वायरी करेंगे कि उसमें उस थाने के अंदर जो है उसके साथ जी। क्या सलूक किया गया। जो ऑस्टेंसिबली हमने देखा है कि अभी उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद के कोई ऐसा कोई मार्क्स नहीं थे जो उसकी नेकेड आई से जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है, और ना ही उससे कोई ब्लीडिंग हो रही थी। मगर ये वो चीज़ें हैं कि जो मेडिको लीगल ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा, वो इसको बारीक बीनी से उसका जायज़ा लेगा, और वो हमारे साथ जो रिपोर्ट शेयर करेगा उसकी रोशनी में हम जो है अपनी तहकीकात जो है उसको उसके मंत के नतीजे तक पहुंचाएंगे। जी। अच्छा, असर साहब ये भी बताइए, दूसरी तरफ एक और वाक़या है कि कराची के डिफेंस के इलाके में ख़याबान मोमिन में तलाशी ली गई और बहुत सारी चीज़ें उस बंदे के घर से निकली, और जैसे ही पुलिस आई तो उन्होंने ओपन फायर कर दी, डीएसपी भी ज़ख्मी हुए। वो क्या मामला है, उस पर ज़रा रोशनी डालें प्लीज़। जी, उसमें ये है कि ये एक जो मुलजिम है उसका नाम अरमगान है। जी। उसके घर के ऊपर पुलिस ने रेड किया था, पुलिस के पास सर्च वारंट था, और पुलिस जब उसके घर में दाखिल हुई है तो वो एक ही शख्स था जो कि वहाँ पर एक जगह पर छुपा हुआ था। उसने पुलिस की जो टीम थी उसके ऊपर फायरिंग की है राइट। ऑटोमेटिक हथियार से, जिससे पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए हैं। उन्होंने कवर लिया है, क्योंकि ये हाईली बिल्ट अप एरिया है, तो पुलिस इसी तरह से अंधाधुंध फायरिंग जो है उस पर रिजॉर्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। इस इलाके को थोड़ा सा हमें सेंसिटिवली देखना होता है। आसपास स्कूल हैं, बच्चे हैं, घर हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने ऐसी हिकमत हमने अपनाई कि जिसमें कम से कम जो है वो रिस्की अप्रोच इस्तेमाल की जाए, जी। जिसके लिए हमने फिर उसके साथ नेगोशिएशंस की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो चीज़ें हैं अगले 3 घंटे के अंदर जो है हमने वो उनको रिजॉल्व कर लिया, राइट। और उसको गिरफ्तार करके हम उसको कोर्ट में पेश कर चुके हैं, और बाकी जो प्रोसेस है वो फॉलो करेगा। बिल्कुल, उनकी कुछ इलीगल नंबर प्लेट्स भी थी, और कॉल कॉल सेंटर सेंटर भी वो वो चला चला रहे रहे थे, प्रोहिबिटेड वो भी ज़ाहिर है वहाँ से। तो इस पर क्या तफ्तीश हुई है? क्या कोई नेटवर्क है ये, या ये कॉल सेंटर किस सिलसिले में चल रहा था, ये अभी आप तहकीकात कर रहे हैं? जी, डेफिनेटली जो जो चीज़ें हैं उसकी उनसे बरामद हुई हैं, उसमें कई हथियार हैं, जो कि तमाम वो उन्होंने बताया है कि वो लाइसेंस उनके पास वेपन्स हैं, और उसके अलावा मुबैना तौर पर ये हमें पता चला है कि ये वहाँ पर जो है कोई उस प्रेमिसेस पे तो नहीं, मगर उसके बाहर जो है कहीं ये किसी कॉल सेंटर को भी चलाते हैं, उसके मालिक हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो तफ्तीशी टीम है सीआईए की, वो इसकी तफ्तीश कर रही है, और उसमें हम इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे, जो उसकी करारवा की सज़ा मिलती है उसको दी जाएगी। और क्या 30 से 40 अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड्स अपने साथ रखे हुए थे उन्होंने? जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। राइट। अच्छा, असद साहब ये बताइए कि काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं डिफेंस के घरों में अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हमारी इल्म में नहीं होता। तो कोई स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना है, जो पुलिस फॉलो करे, टू मेक श्योर के घरों के अंदर इस तरह सर्वेलेंस की ऐसी हो कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई इलीगल बिजनेस चल रहा इलीगल है? बिजनेसेस नहीं चल रहे, इलीगल चीज़ें नहीं हो रही, हथियार नहीं है लोगों के पास, कोई चेक एंड जी बैलेंस? देखिए, ये तो जो सिटीजन्स हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हम जो है पुलिस से हत्तुल वसा ये कोशिश करती है कि जो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है जी। उसको इंश्योर करवाया जा सके। हम सिर्फ उन केसेस के अंदर जिस पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है, शक होता है कि अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर ऐसी वो जगहें जो कि कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि कोई रेस्टोरेंट हो या फिर कोई
ऐसा कोई गेस्ट हाउस हो या फिर ऐसा कोई रेंटेड प्रॉपर्टी हो, जी तो और हमें शक हो कि वहाँ पर ऐसी कोई इलीगल हरकत की जा रही है, तो वहाँ पर हम यूजुअली रेड कर लेते हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक है पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जहाँ पर शहरी जो हैं वो रहते हैं, तो ये पाकिस्तान के आइन और कानून में भी ये चीज़ की गई है कि कोई भी जो घर का जो चादर चार दीवारी है उसके तहफ़्फ़ुज़ उसको को तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर रखना करवाने के जरूरी लिए उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। राइट। असद रजा साहब, DIG साउथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। दोनों वाकयात से मुतालिक वो बता रहे थे कि जी। तहकीकात दोनों वाकयात की हो रही है। की हो रही है। ब्रेक एक हमने लेना छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होती है ओवरसीज पाकिस्तानीज की जर्नी की। कौन है ये ओवरसीज पाकिस्तान? कौन है ये? हमारे अपने भाई बहन, अब हमारे अपने खानदान के लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान की हमेशा तरक्की के लिए दुआगो रहते हैं। तो पाकिस्तान से दूर है, पाकिस्तान से दूर है, लेकिन दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं उनके। बिल्कुल जी। इसी तरह हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं ओवैस अहमद, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, UAE से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ओवैस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं ओवैस कि पाकिस्तान से जाने का कब दिल किया और किस मूड में आप चले गए और वापस आने के क्या इरादे रखते हैं? मेरी एक्चुअली वालदा का जो है इंतकाल हुआ था 2020 के अंदर। तो मेरी ऑलरेडी फैमिली जो है UAE के अंदर फैमिली बिजनेस करती थी। हमारा ये IT का काम था शुरू से। तो मैं बड़े भाई होते थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है हम यहाँ पर आके आप यहाँ पर आके जो है फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी नमल यूनिवर्सिटी से। देन आई विल कम देयर एंड आई जॉइंड फॉर माय बिजनेस। क्या बात है, अच्छा, डिजिटल एक्सपर्ट हैं आप, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में काम करना और वहाँ पर काम करना, यहाँ तो VPN के इश्यूज और यहाँ तो दीगर बड़े इंटरनेट के मसाइल ही चलते रहते हैं, वहाँ कितना आसान है ये काम करना? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो बिल्कुल इजीली है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था और हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं थी, हमारे पास जस्ट शॉप्स थी 2 स्टैंड पे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर स्टेट के अंदर UAE में अपनी अपनी शॉप्स हैं। एंड एक वेयर हाउस है हमारे पास शारजा के अंदर, जिसमें से हम जो है US से जो है इंपोर्ट करवाते हैं। और US पे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो बड़े फेमस सेलिब्रिटी है अली शेखानी साहब, और उनकी कंपनी से हमारे पास जो है कांटेक्ट है। तो वो IT कंपनी से हमें यहाँ पे माल इंपोर्ट करवाते हैं UAE के अंदर। देन हम यहाँ पे जो है ना वो लोकल सेंडिंग करते हैं अमेजोन के ऊपर, शॉपिफाई है, गूगल है, इस टाइप की। देन हम बल्क क्वांटिटी में अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो देखने वाले नाजरीन और यंगस्टर्स को बताएं कि जब ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करते हैं तो बड़े हर्डल्स आते हैं सामने, किस तरह उन हर्डल्स को आपने ओवरकम किया और अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया? देखें, बिजनेस के लिए आपके लिए सबसे पहली चीज पैशन होना चाहिए आपके लिए। और जॉब जो है सिर्फ आपके घर का जो है ना वो सिर्फ सालन बदल सकती है। बिजनेस जो है वो हमेशा आपके लिए जो है ना वो आपके नस्लें बदल सकती है। मैं पाकिस्तान में जब स्टार्टअप में मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैं यहाँ में कंपनी में ओनली 20,000 रुपये पाकिस्तानी पे मैं जॉब कर रहा था, पाकिस्तानी ओनली। और फिर मैं ऐसे वहाँ से जो है ना मूव ऑन हुआ। और मैं बस जितने भी मेरे दोस्त हैं जो देख रहे हैं पाकिस्तानी से, उनको मैं ये कहता हूँ कि छोटा सा स्टार्ट करें, लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो वो बेटर रहने की। बिल्कुल, आपका ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। लग रहा है कोई आपका कंसाइनमेंट कंटेनर आया है वहाँ और उन्होंने वो बुला रहे हैं आपको बाहर। बिल्कुल। ओवैस अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको फलाह को विश करते हैं। नाजरीन, एक क्विक ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा। वी शैल बी राइट बैक। नाजरीन वेलकम बैक। थोड़ी पॉलिटिक्स पे नजर डालते हैं जी। सियासी सूरत हाल की हम बात करते हैं। एक तरफ हुकूमत जो कि दावे कर रही है और बताया जा रहा है कि मईशत स्टेबल हो रही है और हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना लायबल बना रही है और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कोशिश कर रहे हैं प्रेशर करने की। और उसी सिलसिले में उन्होंने एक जलसा भी मुनक़्क़िद किया। ये जो क़यादत तब्दील हुई खैबर पख्तूनख्वा की, उस तब्दीली के बाद ही एक पहला पावर शो था
और उस पावर शो में मुख्तलिफ आ रहा है, कहा जा रहा है कि उस तादाद में लोग नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक सक्सेसफुल जलसा था। फिर जलसे से मुताल्लिक भी बड़ी बातें हुई कि फंड्स ना मिलने का शिकवा भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद MPs MNAs आए। अच्छा, दूसरी तरफ सूरत हाल ये भी है कि इंटरनेट यानी बाहर जो तब्दीली आई है डोनाल्ड ट्रंप की, इस पर भी हमेशा हर टॉक शो में बात होती है कि कितना इन्फ्लुएंस वो भी डाल सकते हैं इस पर। फिर एक अदालती मामला भी चल रहा है, उसमें भी दोनों तरफ ज़ाहिर है दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ चल रहे हैं, अपोजिशन का और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर एक कंबाइन अपोजिशन की जो कोशिशें हो रही हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। तो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से, उनसे ज़रा इन सारे मामलों पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सरवर, थैंक यू ज़ुहैब। अवैस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि PTI के दूसरे ख़त की बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से जेल में होने वाली बदसलूकी की भी शिकायत की है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि उन्हें 20 रोज़ तक कैद तन्हाई भी झेलना पड़ी और डेथ सेल में भी उन्हें रखा गया। इस खत की कितनी सदाकत है? देखिए, जाहिर बात है कि जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं वो तो इस बात से लाइल्मी का इजहार करती हैं कि उन्हें कोई ख़त मौसूल हुआ, पहला भी ख़त मौसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी नहीं कहती। वो तो कहती है कि नहीं है ये ख़त मौसूल हुआ। दूसरे ख़त भी, जाहिर बात है कि सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा वेपन रहा है इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ का, मीडिया सेवी है, यंग लोग हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है वो 2013 से 18 के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हुई है। तो वो बहुत ही टेक्नोलॉजी जो है वो वही उनका एक वेपन रहा है। आपने देखा होगा कि मुस्तकिल जो सोशल मीडिया पे जो कंट्रोल है, और मेरे ख्याल में जो बॉदर कर रही है, जो कहीं ना कहीं दर्द सर बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के भी या हुकूमत के भी, वो सोशल मीडिया पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस या फुटप्रिंट है। कितना सच्चा है, कितना झूठा है, लेकिन अब ऐसा देखिए, इसकी हकीकत तो यानी चले उनको मौसूल नहीं हुआ, लेकिन एक ओपन लेटर था और वो जो 6 निकात पहले खत में थे वो भी आपके सामने ही है। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? बानी PTI क्या मैसेजिंग करना चाह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ आपको पॉजिटिव, तो आप हमें रिस्पॉन्ड करें, या इज अदर वे राउंड? नहीं, देखिए जो है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं, जब से उनकी हुकूमत फारिग हुई है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रुखसत हुई है, उस वक्त से वो इस बात पे उनका इसरार है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को ही वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की ही लीडरशिप को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अगर आपको याद हो अपनी गिरफ्तारी से पहले भी, और 9 मई के जो वाक़यात हैं वो, उसके बाद फिर नवंबर के जो लास्ट वीक के अंदर जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें भी हाई हैंडेडनेस का उन्होंने बहुत प्रचार किया था। और वो इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत से बातचीत का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है। और वो भी ये कि जब तहरीक इंसाफ, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जब ये समझने लगी कि वो कहीं ना कहीं इस मैदान के अंदर अकेले हैं और वो मज़ाहमत जो उनकी वो उस तरह कारगर साबित नहीं हो रही, या इस निज़ाम को वो पलट नहीं पा रहे अपनी मकबूलियत के बावजूद, इसमें तो दो राय नहीं है जो है कि वो एक मकबूल तरीन जमात के तौर पे उभरी है, तो वो बराह रास्त मुखातिब हैं और उसके लिए कई तरीके वो रखते हैं। कभी बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकातें होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलिट्री लीडरशिप से या इस्टेब्लिशमेंट से, और कहीं ना कहीं वो पैगाम देते रहे हैं। हुकूमत से तो उनकी बातचीत देखें ना, 2 नुकात पर है जो है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि वो कहते हैं कि जी आप हुकूमत छोड़ें और फौर जो है वो इलेक्शन कराएं और इमरान खान साहब की रिहाई हो। अब ये दोनों ना हुकूमत के बस में है, हुकूमत ये करती है तो उनकी बाजी पलटती है, और ना ये एस्टेब्लिशमेंट से उनको ये रिलीफ मिलता हुआ मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। तो ये जो इस वक्त लेटर्स की जो भरमार है, ये दूसरा लेटर एक साथ आया है, उसमें उन्होंने अपने साथ जो ट्रीटमेंट है जेल के अंदर उसकी बात की है। फिर मिलिट्री और अवाम के दरमियान दूरी का जो उन्होंने एक अंदेशा या एक खदशे का इजहार किया है, वो भी इस बात की गमाजी करता है
कि इमरान खान साहब कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंड एक मैसेज दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि देखो मुल्क के अंदर जो सबसे पॉपुलर जमात है वो तहरीक इंसाफ है, और उसके अवाम जो है वो 8 फरवरी गुज़िश्ता साल जब इंतखाबात हुए तो कितनी मज़ाहमत के बावजूद वो निकले और उन्होंने वोट डाले। लेकिन थोड़ा टोन डाउन हो गए, थोड़ा सा, यानी ये कहा जा सकता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीर है ये क्या उनकी है या उन्होंने 6-7 पॉइंट्स दिए हैं जो वकला उनसे मुलाकात करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू जेल के रूल्स के। देखें, जरदारी साहब 11 साल जेल रहे हैं, बेनज़ीर साहिबा जवालक साहब के दौर में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं AFP BBC में काम करता था, तो मैंने नवाज शरीफ साहब से जो इंटरव्यू किया था, जो उनका पहला, जब मुशर्रफ साहब ने उनके तख्ता उल्टा था और फौजी इनकलाब बर्पा किया था, लांडी जेल में लांडी जेल, जी जी। तो मैंने उनके वकील के साथ मैंने कुछ सवाल भेजे थे और ये मैंने शर्त रखी थी कि उनकी राइटिंग में ही जवाब आएंगे, तो मुझे जवाब आए राइटिंग में, और ये मैंने लिखा इंटरव्यू में कि तो वो 4-6 पॉइंट्स आना, इतनी बड़ी तहरीर, इतना बड़ा खत आना, जेलर तो इस बात की इंकारी कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो मुखातिब इस्टेब्लिशमेंट से हैं और उनको पता है कि जो नाराजगी है, जो उनकी जो सारी रिजर्वेशंस हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट जो कहीं ना कहीं उनको नरम नज़र नहीं आ रही, उनके तहरीक के बावजूद, ये 2-2.5 साल जो उन्होंने तहरीक चलाई है अपने हुकूमत की रुखसती के बाद, तो वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं, डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुखातिब हैं, डायरेक्ट ISI साहब से मुखातिब है, और वो साथ में इन खतूत के साथ में ही शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत को ये जो रूलिंग कोalition है, इसको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि देखो, मैं इस्टेब्लिशमेंट से ही बात कर सकता हूँ, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं इस तरह पैगाम दे दूंगा। राइट, वो तो कनेक्शन अपना वहाँ दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइए ओवैस कि अक्सर तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि इस बार पाक अमरीका ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में ज़रा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? देखिए, बहुत सारे, कोई दर्जनों मैंने को इंटरव्यू दिए होंगे जब US इलेक्शन हो रहा था और ट्रंप साहब जो हैं वो यहाँ पे जीते थे। मैं खुद वॉशिंगटन में हूँ, और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि 2021 में जो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान से, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे वो फोकस नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमरीका के साथ कहीं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, नहीं। विंडोज़ खुली होती हैं ISI की, CIA की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, सिविलियन हुकूमत की, वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा खुले होते हैं, चाहे जितने भी ताल्लुकात ख़राब हों। इस वक्त तरजीहात के अंदर यूक्रेन वॉर है, मिडल ईस्ट पीस है, फिर सीरिया के बाद जो असद रजीम के फॉल के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हुई है वो है, और फिर टैरिफ्स की जो अब ऐसा, लेकिन चाइना भी तो है ना, तरजीहात में चाइना भी है, और चाइना है तो फिर पाकिस्तान भी है। टैरिफ्स की जो इम्पोज करने की बात है। देखिए, अब मैं आपको एक सही बात बताऊं कि इस वक्त अच्छा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत करीब नहीं है, और ट्रम्प साहब जो हैं वो चाइना की तरफ देख रहे हैं या मिडल ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, और गजा की तरफ, गजा के टेक ओवर के जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयानात दिए हैं, जिसपे पूरी मुस्लिम दुनिया से या इवन मगरबी जो इत्तेहादी उनके हैं वहाँ से भी उसके ऊपर रिएक्शन आया है, तो उसके वो इस वक्त अच्छा है कि रडार पे नहीं है पाकिस्तान को ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर वक्त ही रेलेवेंट हों और ज़बरदस्ती आप उनसे ताल्लुकात बढ़ा रहे हो। अभी आप देखिए कि कितने इंडिया से ताल्लुकात हैं। नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया की जो खबरें हैं, लेकिन 104-107 उनके कैदी यहाँ जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से बाकायदा जहाज के अंदर पहुँचाया, और एक बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। जी जी, वो तो भारत के साथ। मुझे अब साहब ये बताएं कि कोई ट्रंप किरदार अदा कर सकते हैं आपको आने वाले वक्त में, लगता है बानी PTI के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? लेटर्स तो आ रहे हैं उनके कैबिनेट। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डायस्पोरा है वहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ अपने आप को रिलेट करती है या उनके सपोर्टर रहेंगे। इमरान खान साहब के क्रिकेट के ज़माने से उनको आइडियलाइज करते हैं, और वो
अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छी खासी बड़ी तादाद है, और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई ना कोई जो सेनेटर होता है या कांग्रेस का मेंबर होता है, वो ट्वीट करता है या बयान देता है। अभी जैसे जो विल्सन ने जी कोई किया था, तो वो बयान जो है क्या हकीकत में तब्दील हो जाएगा? नहीं, ये एक अंदेशा है, ये गुमान है तहरीक इंसाफ के चाहने वालों का, इमरान खान साहब के चाहने वालों का, जो ये इलेक्शन के ज़माने से उम्मीदें लगाए हुए थे कि ट्रंप आएंगे। नहीं भाई, ये तल्ख हकीकत ये है कि ये अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का। ट्रंप की जो तरजीहात हैं वो 4 बड़ी तरजीहात हैं। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स का रोकना, डिपोर्टेशन, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे पैराग्वे हो, चाहे इंडिया हो या और दूसरे ममालिक के, दूसरा चाइना के साथ जो टैरिफ्स की वॉर चल रही है, और फिर उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है, पीस का जो मामला है, जो समझते हैं कि ट्रंप वो शायद वो हल कर पाएंगे और वो अपने आप को एक दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर मनवा सकेंगे। और यूक्रेन का भी मामला है, तो उसकी तरजीहात में चले ये तो हो गई, उस तरह नहीं। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अभी देखिएगा ना। अभी आप फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अभी नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई पाकिस्तानी साहब ही पूछ लेगा, वो कहेंगे हाँ एक बयान दे देंगे। इसका मतलब है कि क्या इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे? यानी मटेरियलाइज उसको हाँ होते हुए आप अभी फिलहाल नहीं देख रहे। अच्छा, ये अब दोबारा जी गुमान है। अच्छा, अब इंटरनल जरा अब पाकिस्तान की दोबारा बात करते हैं, पॉलिटिक्स की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, काफ़ी अरसे बाद किया, क़यादत की तब्दीली के बाद किया, और बानी पीटीआई अपनी क़यादत से पहले वाली क़यादत से कुछ नाराज़ भी, नाला भी दिखाई दिए। तो इसका मतलब है ये सिर्फ यानी वक्त गुजरेगा, जलसे होते रहेंगे, लेकिन कोई तब्दीली मुमकिन तौर पर ऐसे आने वाली है नहीं जैसे बानी पीटीआई चाहते हैं, अनटिल अनलेस उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाए। ऐसा ही वाज़ेह है ये बात। देखिए, अगर आप माजी करीब में जाएं, पीछे चले छोड़ दें कि 90 की दिहाई में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 3 साल में चली गई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की हुकूमत 2 दफ़ा कैसे फारिग हुई, किस तरह रुखसत की गई, वो छोड़ दें आप। कि सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक न कहीं उसमें लेना देना रहा है। 2013 के बाद देख लीजिए, धरना हो तो आपको ये शवाहिद मिलते हैं कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। इमरान खान साहब उससे कितने 165 दिन के करीब वो इस्लामाबाद में धरना दिया। उसके बाद 2018 के जो इलेक्शन हुए जिसमें नवाज शरीफ आए 2013 के इलेक्शन में, उसके बाद कितना हंगामा हुआ, फिर एक पूरा उसको जाली उन्होंने करार दिया कि ये बोगस है। इसी तरह 2018 का देख लीजिए इलेक्शन जिसके अंदर इमरान खान साहब मुंतखब हुए, वो आप देख लें, वो इमरान खान साहब कैसे आए, बाजवा साहब कितने करीब थे। एक पेज आपको पता है, बिल्कुल एक पेज जिसका अभी भी तकरार कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ, कह रहे हैं कि इतना साथी जी लगता था कि किताब जो है वो भी एक है, पेज भी एक है। अच्छा अरे साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मौलाना साहब, एक बस मुख्तसर सवाल, मौलाना साहब अगर मिल जाते हैं ग्रैंड अलायंस से, तो क्या ये सिग्नल है कि एस्टेब्लिशमेंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रही है? क्योंकि मौलाना साहब अगर कहीं जाते हैं और अपनी पूरी कुव्वत के साथ अगर वो अमली तौर पर उतर आते हैं मैदान में, तो ये इससे एक सिग्नल मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हुई। ऐसा है? नहीं, मैं देखें, ये प्राइम टाइम के अंदर जो है, ये गुफ्तगू के अंदर लोगों का ख्याल हो सकता है, लेकिन जितना मैं मतलब 3 दिहाइयों से तो मैं जर्नलिज्म के अंदर हूँ, या जो थोड़ा बहुत देखा है मैंने, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इंसिडेंट हो जाए, गॉड फॉरबिड कोई बड़ा कोई ऐसा हो जाए रोनुमा, उससे कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम है, ये ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे वो हुकूमत की लेजिटिमेसी कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, ये मैं और आप बहस कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग है 9 मई के बाद, और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, 26वीं तरमीम के बाद एक्सटेंशन का मसला या तकर्री का मसला तकरीबन हल हो गया है,
तो वो भी एक लंबी मुद्दत के लिए जो है वो लीडरशिप है, आर्मी चीफ जो है वो हैं इस वक्त, और इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं कुछ हमें बेहतरी के आसार लग रहे हैं जी। इस वक्त। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम बदल रहा है, बिल्कुल इसमें जो दो बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही हैं, जो शायद कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को भी इस वक्त बड़ा हर्डल है। एक तो है कहीं ना कहीं खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जिसका इजहार सोशल मीडिया पे भरपूर किया जा सकता है। इसी तरीके से बहुत ही खतरनाक किस्म के जो लॉज, पीका लॉज वगैरह का जी जी इतलाक जी जी बिल्कुल। करने की कोशिशें हैं, जिस पे हम सब लोग नाला हैं, हम सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप सोशल मीडिया या मीडिया को केज करने की कोशिश करें। आप मीडिया के अंदर अपनी जगह स्पेस क्रिएट करें। बिल्कुल, जर्नलिस्ट बरादरी इस पे एहतजाज किया। अवैस तोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और अब अगली जब हमारी नशिस्त होगी तो उसमें और उसकी बहाली और ये जो सिस्टम ऐसे चल रहा है, ये कब तक ऐसे चल सकता है, इस पर हम जरा आपसे आपका तज्जिया लेंगे और तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। जी जी, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन किया ओवैस तौहीद ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जी हम बात करेंगे अहमद नवाज चीमा साहब से, DIG ट्रैफिक है भाई देखिए उसकी, और ये बात करने का मकसद इसलिए क्योंकि बहुत वाकयात हो रहे हैं पैदर पे, और हम कॉन्स्टेंटली कवर कर रहे थे डंपर्स से जो एक्सीडेंट्स हुए, जो जाने गई, बिल्कुल उस पे हम बात अभी 2-3 दिनों में आप देखें कि 5-6 जाने चली गई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर डंपर के वाकयात हुए हैं। और यहाँ तो जो पीछे हमारे जहाँ हमारा ऑफिस है, ये इसी रोड पर रॉन्ग साइड से डंपर आ रहा था और उसने जो है ना, तो DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त दिया। हम हमेशा शो पर ये बात करते हैं, डंपर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी आते हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हमारे साथ आते हैं। सर ये कब रुकेगा, ये मौत का खेल कब तक जारी रहेगा ऐसे? जी बहुत शुक्रिया। पिछले चंद दिनों में जो हैवी ट्रैफिक के हादसा हुए हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस को भी तशवीश है और बड़े अलमनाक हादसे हैं, और हम लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। और जो वजूहात हैं इसके बन रही हैं इन हादसात का, उसकी निशानदेही भी हम मुतलका इदारों में, मुतलका फोरम्स पे कर रहे हैं। और उसके अंदर जो इक़दामात जिनकी ज़रूरत थी उसकी भी हमने रिक्वेस्ट की है, और पॉलिसी अब बनी है इस सिलसिले में कि जो इस्तिस्ना हासिल थे कुछ गाड़ियों को दिन के औकात में शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक को, उनको बतदरीज जो है वो ख़त्म किया जाए। और इस सिलसिले में जो सबसे पहले इस्तिस्ना ख़त्म किया जा रहा है, वो डंपर्स जिनके कंस्ट्रक्शन का मटीरियल आता है शहर के अंदर, उनको जो हासिल इस्तिस्ना था उसको वापस लिया जा रहा है। और इसी तरह बतदरीज जो कचरा उठाने वाले डंपर्स हैं, उनके लिए भी अहकामात जारी हुए हैं। वो 3 महीने में अपने ऑपरेशंस रात के औकात में शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा जो वाटर टैंकर्स हैं, उनकी फिटनेस की रीएवैल्यूएशन, उनकी ड्राइविंग जो लाइसेंसेस की वेरिफिकेशन, ये भी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और ट्रैफिक पुलिस को, और इस सिलसिले में भी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा अहमद साहब, ट्रैफिक वायलेशंस बहुत सीरियस मसला है हमारे शहर का, उस पे बहुत अरसे से हम कहते तो हैं काम हो रहे हैं, बट शहरियों की तरफ से भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है स्ट्रिक्टर लॉज और लॉज की इम्प्लीमेंटेशन कितना ज़रूरी है, ताकि अवाम भी जाने कि इसका एक एक रिएक्शन होगा? रॉन्ग वे आते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, हम देखते हैं वो आगे चले जाते हैं, सिग्नल्स तोड़े होते हैं, थोड़े दिनों के लिए स्ट्रिक्टनेस आती है, फिर वापस वही माहौल होता है। तो क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये एक मेजर इशू है कि देखिए ट्रैफिक की मैनेजमेंट जब तक आवाम ताउन नहीं करेगी, उस वक्त तक ट्रैफिक पुलिस जो अपने महदूद वसाइल में इन्फोर्समेंट के ज़रिए अमल दरामद करवाती है, तो उसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन सर हम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, जब हम देखते हैं कि यही पाकिस्तानी शहरी जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वो हर चीज़ को प्रोटोकॉल से फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो ये कहते हैं जी हम पनिशमेंट क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो क्या हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पनिशमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? देखिए आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हमारे ही शहरी जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और वो कानून को बिल्कुल वॉलंटरीली फॉलो करते हैं,
एक्चुअली वो वॉलंटरली भी नहीं होता, उनको एक जो करना पड़ता डिटरेंस है। होता है जी। कि उधर उनके कोई एहलकार तानियात नहीं होगा कि जो उनको चालान करेगा, बल्कि वो रिमोटली कैमरास के जरिए चालान हो जाते हैं और उसी से वो डिटरेंस पैदा होती है कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कराची में क्योंकि अभी तक जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके तहत आकर और ये रिमोट चालान या इलेक्ट्रॉनिक चालान कैमरा के जरिए किए जाएंगे। अब ये है कि जब तक उनको ट्रैफिक का एहलकार नजर नहीं आएगा तो दे नो दैट दे कैन वायलेट, और उसमें जब इवन ये होता है कि जब वो देखते हैं कि एक एहलकार या दो एहलकार तानियात हैं और उस वक्त रश इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्रैफिक रेगुलेट करने में उसका वक्त चल रहा होता है, तो उस वक्त भी वो फिर वायलेशन उनके लिए आसान हो जाती है। यहाँ तो शहरी खुद अपनी उस जिम्मेदारी, एक सिविक सेंस जो है उसका एहसास दिलाने की भी ज़रूरत है और उनको एहसास करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ट्रैफिक हादसात हैं ये भी मुशाहिदा रहा है कि इंक्रोचमेंट भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात होते हैं, और बहुत सी जगह हमने चिंची ड्राइवर्स को देखा कहीं भी रोक लेते हैं, ट्रैफिक में हिंड्रेंस आती है और अचानक इमरजेंसी आपको ब्रेक लगाना पड़ता है और ट्रैफिक हादसात होते हैं। तो इन दो चीज़ों पर भी बताइए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और कैसे अमल दरामद कराया जा रहा है इसमें? जी, ना सिर्फ इंक्रोचमेंट बल्कि दीगर कई वजूहात हैं जो कि ट्रैफिक हादसात का सबब बनती हैं, और ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक का मिक्स, छोटे ट्रैफिक का बड़े गाड़ियों के साथ मिक्स होना और ड्राइवर की गफलत, किसी का सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल ना करना, तो इस तरह कई वजूहात हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है इस सिलसिले में दो एंगल्स के ऊपर काम करती है। एक तो यही कि जो जिसमें आप भी मीडिया भी साथ देता है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के अंदर ट्रैफिक पुलिस कराची ने शहर के कई मकामात पे 1000 से ज़ायद मकामात पर अवेयरनेस के बैनर्स भी आवेज़ा किए हैं और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अवेयरनेस की कैंपेन भी पिछले 2 माह से चल रही है हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में। और उसके बाद इन्फोर्समेंट, अब इन्फोर्समेंट का जो अमल है उसमें जो महदूद अफरादी क़ुव्वत है उसके ज़रिए जितना चालान किया जा सकता है वो किया जा रहा है। ताहम अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा रिसोर्सेज स्क्वीज करके और इन्फोर्समेंट की तरफ लगाएं ताकि जो वायलेशंस जिनकी वजह से हादसात हो रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो की जा सके। अहमद नवाज साहब, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक वायलेट करते हैं वो बाइकर्स होते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं निकला जो उनको डिटरमिन कर सके एक तो कि ये कौन लोग हैं और फिर उनकी पकड़ाई कब होगी, और चालान की जो आपने बात की उसको कितना मजीद इफेक्टिव बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो कराची में ट्रैफिक है उसमें 65% तादाद सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों की है जो कि तकरीबन 42 से 43 लाख के दरमियान है, और जो ट्रैफिक पुलिस उसके अंदर चालान एक दिन के अंदर मोटरसाइकिलों को कर पाती है उनकी तादाद 1500 से 2000 से ज़ायद नहीं है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की ये अवलीन वो तरजीह नहीं होती कि वो चालान ही करे। हमारी अवलीन तरजीह ये है कि ट्रैफिक रेगुलेट हो, लोग सहल तरीके से अपना सफ़र मुकम्मल कर सकें और जल्द अज जल्द घर पहुंच सकें और किसी ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैफिक ब्लॉक का शिकार ना हो। तो हम अपने जो महदूद अफरादी क़ुव्वत है उसके ज़रिए ये तकरीबन 2000 के करीब मोटरसाइकिल सवारों को चालान करते हैं जो कि आइंदा दिनों में बढ़ाए भी जाएंगे। जी अच्छा, अहमद नवाज साहब ये कहिएगा, अभी बड़ी इवेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, नेशनल स्टेडियम भी उसमें एक बड़ी तकरीब होने वाली है, फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी है, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। तो इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने क्या प्लान मुरतब किया है स्मूथ ट्रैफिक, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी होगी, शारा फैसल बड़ी बिजी होगी उस वक्त, इस बारे में बताइए थोड़ा। जी, हमेशा की तरह जो जब मैचेस होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कराची उसके लिए जामे प्लान तैयार करती है और इस दफ़ा भी तैयार किया हुआ है, और इंशाल्लाह ये ओपनिंग सेरेमनी भी है इसकी, और उसके बाद 2 मैचेस ट्राई नेशन सीरीज़ के हैं 12 तारीख को और 14 तारीख को। तो ट्रैफिक पुलिस इसके लिए जो प्लान है वो जल्द ही अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए जारी कर देगी। अच्छा, डंपर्स की जैसे जब हम बात कर रहे थे, हैवी ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए हमें अभी अवेयरनेस नहीं, कोई इसकी खास लेन है या बनाई जाएगी कि वो अपनी ही लेन में चलें
ताकि ना बाइक वाला उनकी लेन में आए और ना वो, क्योंकि अक्सर वो फास्ट लेन पे भी जा रहे होते हैं। ऑल्सो कैसे अलाउ किया जाता है? ओवैस साहब, ट्रैफिक पूरी दुनिया, सॉरी अहमद साहब, पूरी दुनिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और डंपर्स होते हैं, उनके भी टाइमिंग है। क्या हमने कोई कोलैबोरेशन करके किसी और कंट्री से उनका स्ट्रक्चर, उनका सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए अपनी ट्रैफिक की पॉलिसीज़ को क्या हम लेते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि हम इंटरनेशनल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे सीख सकते हैं, और उसमें कलीदी किरदार जो अदा करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर किरदार अदा करता है, और उसके बाद जो इन्फोर्समेंट की जदीद टेक्नोलॉजी है वो अहम किरदार अदा करती है। जैसे इस सिलसिले में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और जो इन्फोर्समेंट के मैकेनिज़्म हैं वो बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह जो ये मसाइल हैं कराची की ट्रैफिक के वो हल होना शुरू हो जाएगी। और लेन मैनेजमेंट से मुतालिक बताइए क्या किए, क्योंकि शारा फैसल पे एक थोड़ा सा हमने देखा था कुछ अरसे के लिए ये हुआ था कि पाबंदी कराई जा रही थी और वो बड़ा हेल्पफुल था, लेकिन फिर वो खत्म हो गया। बिल्कुल जी, लेन मैनेजमेंट के लिए उसके लिए भी वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर मुतलका इदारे हमें वो लेन बना के और उसको मुख्तस करके देंगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस उसके ऊपर पाबंदी करवाने के लिए अपनी जो हिकमत अमली है वो तैयार करेगी। सिंस अभी लेन मार्किंग तो हुई है, लेकिन जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं उनको फॉलो नहीं करते, और उस सिलसिले में वही बात है कि इतना वॉल्यूम इतना ज़्यादा है ट्रैफिक का कि हम तमाम जो वॉयलेटर्स हैं उनको उस वक्त में चलान नहीं कर पाते हैं। राइट, सही। अहमद चीमा साहब, ये भी बताइए, कल और परसों भी अब मैचेस शुरू होने वाले हैं, एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं, कोई रोड पर्टिकुलरली तैनात की गई है कि जी स्टेडियम जाने के लिए, या वहाँ से जो करीब लोग रहते हैं वो अपने घरों सदर से जैसे लोग गुलशन आना चाह रहे हैं, गुलिस्तान जौहर जाना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसी कुछ रोड मैप आपने बनाया है अवाम की सोल्यूशन के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से गुज़िश्ता मैचेस के अंदर जो रोड प्लान और ट्रैफिक प्लान फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सिटी रोड से लोग गुलशन वगैरह जा सकते हैं, सदर से इसी तरह शारा फैसल भी उसी तरह से ओपन रहेगी, और जो दीगर मुतबादिल रास्ते अगर जो पार्किंग के लिए हैं मैचेस के आने के लिए, उसका भी आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा आवाम की आगाही के लिए। बिल्कुल ठीक है। अहमद नवाज चीमा साहब, DIG ट्रैफिक हमारे मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते चले हमारे हीरोज़ की, जो डिफरेंट शोबों में जिनका वास्ता था और मुंसलिक थे, वो क्या ही नाम छोड़ के गए हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही हम मारूफ मुसव्विर साद खैन की हम पहले बात करेंगे। 38वीं बरसी आज उनकी मनाई जा रही है। साद खैन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और उनका असल नाम अगर हम बताएं तो सैयद साद खैन हुसैन नकवी था। उन्होंने मुसव्विरी और ख़त्ताती की दुनिया में अनमिट नकूश छोड़े हैं, और साद खैन ने ख़त्ताती और मुसव्विरी के 15,000 से ज़ायद नमूने तख्लीक किए। साद खैन इस्लामी ख़त्ताती के फ़न को ज़िंदा रखने वाले थे। उन्होंने बांग्ला डैम, सूरह रहमान की ख़त्ताती की, लाहौर अजायब घर के मॉडल और दीगर अशिया भी उन्होंने उसमें ख़त्ताती के अपने जौहर दिखाए, और ज़बरदस्त फिर उनके बेटे भी आप देखें लेगेसी को लेकर चले, को आगे लेके चल रहे हैं। और अच्छा, साद खैन ने, ये भी बड़ी अहम बात है, साद खैन ने मिर्ज़ा गालिब की शायरी को अपने फ़न ख़त्ताती और मुसव्विरी के इजहार का ज़रिया बनाया। साद खैन को उनकी खिदमात के एवज़ तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ और सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। साद खैन 10 फरवरी 1987 को इंतकाल कर गए थे। मुसव्विरी और ख़त्ताती की दुनिया में अनमिट नकूश छोड़े हैं उन्होंने। और आपको पता है ज़ुएब, सादिकैन के जो हाथ थे ना, क्योंकि वो पेंट इतना करते थे कॉन्स्टेंटली कि उनके हाथ ऐसे हो गए थे, और नॉर्मल लाइफ में उनके हाथ यूं रहते थे, लेकिन जब वो पेंटिंग शुरू करते थे तो उनके हाथ खुल सकते थे, कंट्रोल उनका। हाँ, ये बड़ी खास बात है, खास बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी हमने खत्तात देखे हैं या फिर वो जो आर्टिस्ट्स हैं, उनके उंगलियां बताती हैं मुसव्विर। हाँ, मुसव्विर के वो वाकई मुसव्विर हैं।
तो और हम सादिकैन की ऐसे इंस्पायर्ड हो के भी आज बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान में क्या बल्कि दुनिया भर में उनसे एफिलिएटेड काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, दूसरी भी हमारी बरसी है एक खास खातून की। जी, मारूफ ड्रामा निगार, मारूफ अदीबा फातिमा सुरैया बजिया की नवी बरसी आज मनाई जा रही है। और बजिया 1 सितंबर 1930 को भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। उन्होंने टेलीविज़न के अलावा रेडियो और स्टेज के लिए भी बहुत काम किया, बहुत कुछ लिखा। उनके मारूफ ड्रामों में उरूसा, याद है ना आपको ये ड्रामे? उरूसा है, शमा है, अफशां, कितने मशहूर और मकबूल ड्रामे। और उस ज़माने में तो देखें ना सोशल मीडिया था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्राइवेट टीवी चैनल्स भी इस तरह नहीं थे। वो जो प्रोडक्शंस अभी होती हैं कि आप टीवी खोलें और 50 ड्रामे आपको, लेकिन उस ज़माने में मार्कतुल आरा ड्रामे होते थे और आपको सड़कें पता है सुनसान हो जाती थी वाकई। बिल्कुल कि फातिमा सुरैया भजिया ने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ काम किया और लिखा, और उन्हीं की लेगेसी, उन्हीं के ख़ानदान में से बिलाल मकसूद आज पक्के दोस्त जो आप देखते हैं सैटरडे और संडे को 12 बजे, वो उन्हीं की लिनियज कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर अनवर मकसूद देखें आप, कितना ज़बरदस्त उन्होंने कंटेंट लिखा। और बहुत ही बजिया बहुत ही वुमेन सेंट्रिक। आई मीन आप सोचें 90s, अर्ली 90s और लेट 80s में, इनफैक्ट 80s पूरा विमेन एम्पावरमेंट की स्क्रिप्ट्स लिखती थी। औरत और आम आवाम की आवाज़ वो सामने लेकर आती थी अपने शायकीन। बिल्कुल, खातून का जो एक किरदार है ना मुआशरे में, वो सही तौर पर उजागर करती थी। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत से ऐसे होता है प्राइवेट प्रोडक्शंस में, आपको खवातीन को इतना ज़्यादा कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलता है जिनको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिले, लेकिन उनके ड्रामों में उस ज़माने में जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या, उस ज़माने में वो खवातीन की आवाज़ बनी। तो जनाब 1997 में हुकूमत ने उन्हें तमगा बराए उसने कारकर्दगी और 2012 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने भी उन्हें अपना आला तरीन शहरी एजाज़ अता किया। फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन उनकी जो तहरीर है, उनके ड्रामे जो हैं, उनके ज़रिए फातिमा सुरैया बजिया हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। और बहुत से लोगों ने जो भी इस फील्ड से वाबस्ता हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया। उरूसा में मिशी खान जैसे इंट्रोडक्शन था मिशी खान का, और उरूसा के बाद मिशी वाज अ डिफरेंट लेवल स्टार। अदनान सिद्दीकी को भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया। इसी तरह दीगर बहुत सारे लोगों को स्टार्स बनाने उनके ड्रामों से मारूफ अदाकार शकील, बिल्कुल देखिए उन्होंने कितनी शोहरत पाई। और उस जमाने में तो रिहर्सल्स होती थी बाकायदा, आप बेहतर बता सकती हैं कि बिल्कुल रीडिंग्स होती थी और बाकायदा महीनों पहले रीडिंग्स हुआ करती थी। आज की तरह नहीं कि सेट पे पहुंचे तो स्क्रिप्ट हाथ में दे दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, एक और हमारे एक ऐसे सितारे जो जिनकी आवाज़, जिनके कलाम को आज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद करती है। जी, अमजद इस्लाम अमजद साहब, मारूफ ड्रामा निगार और अदबी शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। वो 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने ड्रामा भी लिखा, उन्होंने शायरी के शोबे में भी बहुत नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। मुख्तलिफ उनके शेर अशार ज़बान ज़दे आम रहे और अभी भी लोगों को याद है। 40 से ज़ायद तसानीफ़ उन्होंने लिखी हैं। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें भी सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। उनके मशहूर टीवी सीरियल में वारिस बहुत कितना मशहूर हुआ। वारिस का टाइम था जब ट्रैफिक खत्म हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अंधेरा उजाला, वारिस, ये वो ड्रामे थे। धूप किनारे जी, उस दौरान जो है ना शब्देग एक ड्रामा था। मिस सोना चांदी was such an amazing narrative of the common man। बिल्कुल, सोना चांदी से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और वो राइटर ही अनबिलीवेबल है जो अपनी तहरीर से लोगों को सिखाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकार उसमें एक शामिल है उनका ड्रामा, इसके साथ साथ रात दिन ईंधन और बहुत सारे उनके लिखे हुए ड्रामे। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा। उसमें जादू की छड़ी, बहादुर शहजादा और दाल में काला समेत मुतादिद ड्रामे तहरीर किए। अमजद इस्लाम अमजद 2 साल पहले आज के दिन लाहौर में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। तो ये 3 हमारे लेजेंड्स जिनको हमने आज याद किया और क्या ज़बरदस्त वो सरमाया असासा हमारे लिए हमेशा रहे। फ़नून लतीफ़ा की अगर बात की जाए, फ़ाइन आर्ट्स की बात की जाए, शेर व शायरी की बात की जाए, अदब की बात की जाए, तहरीर की बात की जाए, तो उसमें नुमाया पाकिस्तान के हमेशा ये लोग रहे हैं, ये शख्सियत जिन्होंने
कॉमन मैन के लिए जिन्होंने Common लिखा, man के लिए मेरा उन्होंने मुझे लिखा। इनका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि वो फैंटेसी और दुनियावी बातों से दूर हट के कॉमन मैन के जो मसाइल थे आम वो इन आदमी की तीनों बात बिल्कुल लोगों ऐसे ने ही। किया। तो जनाब ये हमने आज ट्रिब्यूट पेश किया। आज का शो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक अपना दीजिएगा। जी। वक्त हो गया है, वक्त इजाजत हो लेने गया का। है इजाजत लेने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मैं और जुहेब एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे विद मोर न्यूज़ एंड व्यूज़। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।